हाय फ्रेंड्स, मनुमैनिया स्टडी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मगध महाजनपद के जो प्रमुख वंश थे उनको देखा था और किस प्रकार बृहदत्त वंश से लेकर के हर्यक वंश, उसके अलावा शिशुनाग वंश और अंततः हमने देखा था कि जो हमारा नंद वंश है उसको पढ़ा था। और नंद वंश पढ़ने के क्रम में जब धनानंद को हम पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि एक शब्द आया था विदेशी आक्रमण। उसके समय में सिकंदर के आक्रमण होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो विदेशी आक्रमण के रूप में देखें तो आक्रमण किसको कहेंगे? तो जब कोई कोई आदमी या कोई इंसान आकर के किसी क्षेत्र विशेष में उसके सामाजिक, उसके कल्चर वाले जो हिस्से हैं, अर्थात वहाँ सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में, सामाजिक व्यवस्थाओं में, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में वहाँ पर आकर के हानि पहुँचाए, किसी क्षेत्र विशेष पर कब्जा करके वहाँ पर अपना हुकूमत चलाए, तो उसको हम आक्रमण के रूप में देखते हैं। तो कहीं कहीं के किताबों में कहीं लिखा मिलता है कि सबसे पहले विदेशी आक्रांता के रूप में कौन थे? तो आर्य थे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? तो हमने मैक्स मुलर के सिद्धांत पढ़ा था कि जो आर्य थे वह पश्चिमोत्तर भारत से होते हुए जो मध्य एशिया है उधर से आए थे, ईरान के रास्ते भारत। और किस लिए आए थे? तो उनकी जनसंख्या में जो विस्फोट हुआ था उससे बचने के लिए और यहाँ पर आकर के चारागाह ढूंढते हुए, अर्थात प्रवसन के उद्देश्य से भारत में रहने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से इसको विदेशी आक्रांता कहना या आक्रमणकारी कहना गलत होगा। तो हम आर्यों को आक्रांता या आक्रमणकारी के रूप में नहीं कह सकते हैं। जो दूसरा हमारा देखेंगे आक्रमण, तो उसमें विदेशी असफल आक्रमण के बारे में यदि पूछा जाए कि सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण था लेकिन जो वो असफल रहा, तो वो कौन सा था? साइरस द्वितीय ने किया। और इसका जो जिक्र है वो देखिएगा तो इसका जो स्रोत के रूप में मिलता है तो यूनानी, देखिए है ये घटना इतिहास ईरान का, लेकिन जो यूनानी इतिहासकार हैं जैसे स्ट्रेबो हो गए, एपियानस हो गए, एपियन हो गए, हेरोडोटस हो गए, तो उनके रचनाओं में यह बताया गया है कि जो साइरस द्वितीय है यह जेड्रोसिया अर्थात अफगानिस्तान के रास्ते से पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करता है, परंतु यह असफल रह जाता है। तो अगर सवाल आए कि भारत का में विदेशी आक्रमण जो असफल रहा तो वो कौन सा था? साइरस द्वितीय के द्वारा। सबसे पहला जो आता है सफल आक्रमण के रूप में वो है हमारा ईरानी आक्रमण। तो ईरानी आक्रमण कब होता है? 516 बीसी में। कर्ता कौन है? तो डेरियस प्रथम। तो एक सवाल यहाँ से सीधा सीधा आएगा कि भारत में सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 516 बीसी। कहाँ से हुआ था? तो ईरान ने किया था, ईरानी आए थे। और ईरानी के रूप में आक्रमणकारी कौन था? तो वो डेरियस प्रथम था। अगला जो हमारा आएगा वो है यूनानी आक्रमण, और इसको कौन करेगा? तो सिकंदर करेगा। हुआ कब था? तो 326 बीसी में। तो दूसरा आक्रमण विदेशी आक्रमण कब होता है? 326 बीसी में। कौन करता है? सिकंदर। तो इस प्रकार से देखें तो ये दो महत्वपूर्ण, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण, इनको पढ़ना है। बाकी ये तो दो जो है हमारे कंसेप्ट के लिए थे। तो ईरानी आक्रमण को देखें तो जो ये ईरानी आक्रमण है, तो ईरान बोले या ईरान को ही फारस बोलते हैं, तो ईरानी आक्रमण या फारसी आक्रमण, या कहीं कहीं पारसिक भी लिखा रहे तो पारसी आक्रमण, इसके अलावा हखमनी आक्रमण, ये सारे एक ही बात है। तो यदि ईरानी आक्रमण को देखें तो ईरानी आक्रमण के तहत यहाँ से जो आक्रमणकारी आया था, जो आक्रमणकारी था उसका नाम क्या था? तो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम या दारयू प्रथम। ये सारे दारा प्रथम या डेरियस के ही नाम थे। इसके जो स्रोत है कि ये जो हमारा आक्रमण हो रहा है तो इसके कुछ स्रोत मिले हैं। तो स्रोत के रूप में देखें तो साहित्यिक स्रोत द हिस्टोरिका मिला है। द हिस्टोरिका के जो लेखक हैं, अर्थात ये रचना किसकी है? तो हेरोडोटस की है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता के रूप में या इतिहास के जनक के रूप में माना जाता है। इसमें यह बताया गया है कि जो द हिस्टोरिका के अंदर यह बात लिखित रूप में वर्णित किया गया है कि जो दारा प्रथम है या डेरियस प्रथम है, यह भारत का जो पश्चिमोत्तर भारत है उसमें देखे तो सिंध, कंबोज और गंधार वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है और उस पर अपना विजय पताका फहराता है। और वहां पर उसको जीतने के बाद इन तीनों क्षेत्रों को उसको अपना 20वां प्रांत बना लेता है। अर्थात ईरान में 19 प्रांत रहते हैं और जो ये पश्चिमोत्तर भारत को जीतता है तो उसको वह 20वां प्रांत बनाता है। इसके अलावा द हिस्टोरिका में लिखा हुआ है कि 360 टैलेंट सोना इसको 20वां प्रांत से प्राप्त होता है। अर्थात बाकी जो 19 इसके प्रांत हैं, अर्थात जो क्षेत्र हैं, वहां से 2/3 भाग मिलता है। और अकेले देखें तो जो हमारा 20वां प्रांत के रूप में सिंधु, कंबोज और गंधार को बनाया गया है, तो वहां से 1/3 भाग सोना
प्राप्त होता है। तो टोटल सोना कितना मिल रहा है, 60 टैलेंट सोना। तो यहाँ से एक दो ऑब्जेक्टिव कि किस क्षेत्र को दारा प्रथम ने अपना ये आधिपत्य जमाया था, तो कौन सा था, सिंध, कंबोज और गंधार। और इन तीनों को मिलाकर के कौन सा प्रांत बनाया था, तो 20वां प्रांत। कितना वहां से सोना प्राप्त होता था, तो 1/3 भाग या 360 टैलेंट। ये जो था उनका ये मापन पद्धति था, टैलेंट। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत में देखें तो कुछ अभिलेख जो ईरानी अभिलेख हैं उनसे इस आक्रमण की जो है जानकारी मिलती है। तो ये जो अभिलेख हैं, अभिलेख कौन कौन से हैं, तो बेहस्तून का अभिलेख पहला नंबर, दूसरा जो है पर्सिपोरस का अभिलेख, और तीसरा जो हमारा आ जाएगा नक्शे रुस्तम का अभिलेख। इन तीनों अभिलेख में बेहस्तून, पर्सिपोरस और नक्शे रुस्तम में इस ईरानी आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो जो ये दारा प्रथम यहाँ पर 20वां प्रांत बना करके शासन कर रहा होता है, तो दारा प्रथम के बाद दारा द्वितीय या डेरियस द्वितीय, उसके बाद डेरियस तृतीय जब आता है, तो डेरियस तृतीय जब शासन कर रहा होता है ईरान के साथ साथ ये सिंध, कंबोज और गांधार जिसको 20वां प्रांत बनाया था, तो यहाँ पर आकर के जब डेरियस तृतीय का शासनकाल आता है तो गैगो मेला नामक ईरान में जो स्थल है वहां पर, यहाँ पर देखिए 326 ईस्वी में जो ईरान भारत पहुंचेगा, उससे पहले 330 ईस्वी में क्या करता है कि गैगो मेला में वहां पर डेरियस तृतीय को या वहां परास्त करता है और वहां पर अपना कब्जा जमाता है। और धीरे धीरे देखेंगे कि 302-3 साल तक वहां पर शासन करने के बाद 326 में यह यूनानी आक्रमण के रूप में भारत में देखने को मिलता है, कौन, सिकंदर। तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो डेरियस तृतीय को 320 ईस्वी में गैगो मेला में सिकंदर ने परास्त किया। तो ये एक सवाल बन जाता है। और देखिए परास्त ईरान में कर रहा है, तो ईरान का जो संचालन था, तो ईरान से ही भारत का संचालन करता था जो डेरियस का शासनकाल चल रहा था। तो जैसे ही डेरियस का शासनकाल खत्म होता है ईरान में, वैसे ही देखा जाए तो भारत से ईरानी साम्राज्य भी समाप्त हो जाता है। तो भारत से ईरानी साम्राज्य कब समाप्त हुआ, तो 330 ईस्वी में डेरियस तृतीय की मृत्यु के साथ। इसके अलावा ये जो हखमनी वंश है, हखमनी वंश का ही था कौन, हमारा डेरियस प्रथम। तो इसको देखिए अगर, तो हखमनी वंश को समझिए, तो हखमनी वंश को ईरान में एकमेनियन भी बोलते थे, अर्थात हखमनी का उपनाम पूछें तो एकमेनियन। और इस एकमेनियन की जो राजधानी थी वह थी पर्सपोलिस। तो इसको भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आप याद रख सकते हैं। और इस वंश का संस्थापक कौन था ईरान में, तो साइरस। तो यहाँ से भी दो ऑब्जेक्टिव, हखमनी को ईरान में क्या बोलते थे, तो एकमेनियन। या तो हखमनी वंश रहे या एकमेनियन वंश रहे, दोनों बराबर है। हखमनी या एकमेनियन की राजधानी कहाँ है, तो पर्सपोलिस। और इस वंश के संस्थापक कौन था, तो साइरस। तो इस प्रकार जो हमारा ईरानी आक्रमण था, इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जब आक्रमण हुआ तो आक्रमण होने से कुछ प्रभाव देखने को मिले, और वह प्रभाव किस प्रकार से यहाँ पर भारत पर अपने छाप छोड़ के गए उसको देखें। तो ईरानी आक्रमण का प्रभाव या देन हम लिख करके उसमें ऐसे समझ सकते हैं कि जो सर्वप्रथम अभिलेख उत्कीर्ण कराने की शुरुआत भारत में हुई वह ईरानी आक्रमण का ही देन था या प्रभाव था। हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो अशोक यहाँ पर शिलालेख या स्तंभ लेख या गुहा लेख पर वो लेख लिखवा रहे हैं, तो वो कहाँ का देन था, तो या प्रभाव था, तो वो ईरान का प्रभाव था। क्योंकि उस समय ईरान में देखे तो यह बहुत सारा प्रचलन में जो भी राजाएं थे वह शिलालेख करवाया करते थे। तो वो हमारे पास आ गया कि अभिलेख को उत्कीर्ण कराने की शुरुआत कहाँ से मिली, तो ईरान से। इसके अलावा जब स्तंभ लेख के ऊपर जो देखें तो घंटा की आकृति, अशोक के जितने भी स्तंभ लेख देखेंगे तो उनमें भी घंटा की आकृति बनी हुई है। अर्थात अशोक कहाँ से प्रभावित हुआ था, तो ईरान से प्रभावित होकर के उसने भी अपने स्तंभ लेखों पर घंटा की आकृति बनवाना प्रारंभ किया था। इसके अलावा देखें तो यहाँ जो ईरान है वहाँ पर क्षत्रप प्रणाली रहते थे, अर्थात जो पूरा क्षेत्र था वह अन्य क्षत्रपों में विभक्त रहता था। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम देखेंगे कि मौर्य काल और उसके बाद मौर्योत्तर काल में आते आते क्षत्रप प्रणाली को भी पढ़ना है वहाँ पे। इसके अलावा सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों और मुद्राओं का प्रचलन तो भारत में भी देखने को मिलता है, लेकिन जो सोने और चांदी के जो सिक्के थे वो सर्वप्रथम ईरान का ही प्रभाव या देन था। तो जो सोने के ईरान के सिक्के भी भारत में मिले हैं, तो जो ईरान के भारत में सिक्के मिले हैं, तो जो डेरिक था वह स्वर्ण मुद्रा के रूप में था और सिग्लोई जो था वह रजत मुद्रा के रूप में था। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव याद रख सकते थे। तो डेरिक क्या था, तो ईरान का जो स्वर्ण मुद्रा था उसको डेरिक बोलते थे, और सिग्लोई क्या था, तो यह हमारा रजत मुद्रा था। और सिग्लोई विशेष रूप से पश्चिम उत्तर भारत में ज्यादा फैला हुआ था या ज्यादा यह प्रचलन में था।
इसके अलावा जब हमला हुआ तो ईरान जिस रास्ते समुद्री मार्ग से या जो स्थलीय मार्ग से आए थे, तो उसके जो जिस रास्ते से आए थे तो उस रास्ते के अलावा और अन्य भी रास्ते मिले, तो उस रास्ते का बाद में प्रयोग व्यापारिक मार्ग की शुरुआत के रूप में की जाने लगी। तो अर्थात यहाँ से देखें तो व्यापारिक मार्ग की शुरुआत भी हमें एक ईरानी आक्रमण, अर्थात ईरान आक्रमण नहीं करता तो शायद ये व्यापारिक मार्ग नाम देखने को मिलता। इसके अलावा कुछ नए शब्द, ईरानी शब्द मिल गए जो भारत में भी प्रयोग होने लगे, और खास करके मौर्य काल में देखेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो जो नए शब्द मिले तो उनमें देखिए तो निपिष्टी, जो अभिलेख हम पढ़ते हैं, अभिलेख को ईरान में क्या बोलते थे? निपिष्टी। और इसके अलावा राजाज्ञा, अर्थात जो राजा का आज्ञा है उसको दीपी बोलते थे। तो ये दो शब्द भी आप पूछ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो दो यही हैं, निपिष्टी और दीपी। क्या थे? तो निपिष्टी और दीपी दो ईरानी शब्द थे, जिसके मतलब निपिष्टी मतलब अभिलेख और दीपी मतलब राजा का आज्ञा। इसके अलावा देखें तो ईरान का जो सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, एक तो अभिलेख के रूप में देखता है, अभिलेख पर अभिलेखीय जो उत्कर्ण कराने का शुरुआत है वो मिलता है। और उसके अलावा जो लिपि मिलती है, खरोष्टी लिपि के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार अशोक जो है अपने जो स्तंभ लेख है, शिलालेख है या गुहा लेख है, तो उस मैक्सिमम जो उसके अभिलेख हैं, तो अभिलेखों में क्या मिलता है? तो खरोष्टी लिपि देखने को मिलती है, जो कि ईरान का देन था। वो किस प्रकार? तो जो ईरानी और अरमाइक लिपि थी उसी से खरोष्टी लिपि की आगे चल के विकास होती है। और यह जो खरोष्टी लिपि है तो यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। और इस खरोष्टी लिपि से एक ऑब्जेक्टिव और आता है कि इस खरोष्टी लिपि को प्रकाश में कौन लाया, अर्थात इसको अरमाइक लिपि से चेंज करके उससे मिलता जुलता करके बनाया कौन? तो एक ईरानी लिपिकार था जिसका नाम था कातिब। तो कातिब को एक खरोष्टी लिपि का जन्मदाता के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव, किसको हम खरोष्टी लिपि का जन्मदाता कौन था? तो कातिब। और कातिब कौन था? तो ईरानी लिपिकार था। इसके अलावा और जो प्रभाव आए वहां से, तो महिला अंगरक्षक सबसे पहले ईरान में देखने को मिलते थे, अर्थात जो औरतें रहती थी वो राजा के संरक्षण के रूप में वहां साथ में रहती थी, बॉडीगार्ड के रूप में। तो वो प्रथा यहाँ पर भी देखने को मिलेगा मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बाद भी। इसके अलावा सजा में सिर का मुंडवाना, यहाँ पर पहले जो भारत में सजा, ईरानी आक्रमण से पहले जो सजा थी तो वो सिर मुंडवाना, इन सब से वो अनभिज्ञ थे, अर्थात इतनी कड़ी सजा नहीं दी जाती थी, जेल डाल दिया जाता था, कारावास में या अन्य मेहनत वाले काम में लगा दिया जाता था। तो जो सजा में सिर मुंडवाने का काम था यह शुरू में ईरान में देखने को मिलता था। और ये जब ईरानी आक्रमण हुए, ईरान यहाँ पर भारत के रूप में शासन किए, तो यहाँ ये सजा में सिर मुंडवाना भारत में भी देखा जाने लगा। तो इस प्रकार से देखें तो विदेशी आक्रमण में जो हमारा ईरानी आक्रमण, एक छोटा सा टॉपिक था, बस इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा। ये एकमेनियन क्या था, इसकी राजधानी क्या थी, इसके अलावा पहला आक्रमणकारी कौन था, तो दारा प्रथम। स्रोत कौन से हैं, तो 3 जो हमारे अभिलेख हैं और जो एक साहित्यिक स्रोत है द हिस्टोरिका है। इसके अलावा डेरियस तृतीय से भारत से ईरानी साम्राज्य समाप्त कब हुआ, तो डेरियस तृतीय की मृत्यु के बाद, अर्थात 330 बीसी। इसके अलावा ईरानी आक्रमण का प्रभाव देखें तो अभिलेख उत्कीर्ण कराने की जो व्यवस्था या शुरुआत थी वो सबसे पहले यहीं देखने को मिलती है, ईरानियों से प्रभावित होकर के। स्तंभ लेख पर घंटा, छत्रक प्रणाली, व्यापारिक मार्ग, सिक्कों का प्रचलन, डेयरी क्या था, सिग्लो, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो रहेगा तो यूनानी आक्रमण में सिकंदर को पढ़ना है। और सिकंदर को मुख्य रूप से देखें तो विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि सिकंदर से जुड़े हुए काफ़ी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा यूनानी आक्रमण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।